हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो पहले तो कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो एलिजिबल नहीं होती हैं, और अगर वो एलिजिबल हैं तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करके आईपीओ आ सकता है, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, क्या सब्सक्रिप्शन लिस्ट होगी। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना मैंडेटरी है, कितने टाइम के लिए लॉक इन होगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट स्टडी मटेरियल को हम पढ़ चुके हैं जो सीएमए का मॉड्यूल प्रोवाइडेड है। उसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर के सभी एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर्स हमने डिस्कस कर लिया। आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को भी कर लेंगे बच्चों। इन एमसीक्यूज के अंदर काफी एमसीक्यूज तो वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और काफी एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हमने खुद ने अपनी तरफ से फ्रेम किए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यूज एग्जाम में ज्यादातर नहीं आते, मेन क्वेश्चन ही आता है इसमें से। पर हमने अपनी तरफ से काफी सारे एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं, वो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर का स्टडी मटेरियल पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर चुके हैं, आज एमसीक्यू हो जाएगा, तो फिर अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं बच्चों, जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो हमने सीएमए के क्वेश्चंस तो सॉल्व करे ही हैं, उसके अलावा सीए के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चंस सीए से भी उठ के आता है तो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए। रिलायंस कंपनी का एक डायरेक्टर है जिसको डीबार किया गया है सेबी के थ्रू। डीबार का मतलब होता है मना किया गया, प्रोहिबिट किया हुआ है, मना कर दिया है, सस्पेंड कर दिया एक तरीके से, आप ये मान लो। रिलायंस कंपनी का एक डायरेक्टर है जिसको सेबी ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में जाकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब तुम शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकते। क्लियर है ये चीज? यहां तक रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर को सेबी ने मना किया है, उसने कभी कुछ फ्रॉड किया होगा शायद, इसलिए रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर को सेबी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तुम सिक्योरिटीज मार्केट में जाकर शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात, क्या अब रिलायंस कंपनी लेकर आना चाहती है लेकिन क्या नहीं ला सकती है? अगर ऐसी कंडीशन है कि रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर को सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से डीबार कर दिया, मना कर दिया, तो फिर रिलायंस कंपनी अब क्या नहीं लेकर आ सकती? क्या आंसर होना चाहिए उसका? ऑप्शंस हैं आपके। आईपीओ नहीं ला सकती, या फिर एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, या फिर बोनस इशू नहीं ला सकती, या फिर बोथ ए एंड बी, आईपीओ और एफपीओ दोनों नहीं ला सकती। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है कि रिलायंस कंपनी आईपीओ एंड एफपीओ दोनों नहीं लेकर आ सकती। ऐसा क्यों? मैंने पढ़ाया था बच्चों क्लास में, आपको एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। देखिए कि अगर कोई कंपनी, मतलब रिलायंस कंपनी, अगर वो कंपनी खुद डीवार्ड है, सेबी ने अगर किसी कंपनी को मना किया हुआ है कि तुम खुद सिक्योरिटीज मार्केट में जाकर ट्रेडिंग नहीं कर सकती, या फिर कंपनी के डायरेक्टर को मना किया हुआ है कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में जाकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर कंपनी के प्रमोटर को मना किया हुआ है कि तुम मार्केट में जाकर सिक्योरिटीज मार्केट में जाकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या फिर कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है क्लास में सेलिंग शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, कंपनी के सेलिंग शेयर होल्डर को मना किया हुआ है कि तुम मार्केट में जाकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो फिर स्टूडेंट उस केस में वो कंपनी आईपीओ या एफपीओ नहीं ला सकती, चाहे से सेबी ने उस कंपनी को डिवार्ड किया है, या फिर उसके डायरेक्टर को, या फिर उसके प्रमोटर को, या फिर उसके सेलिंग शेयर होल्डर को। अगर किसी को भी डिबार कर दिया सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में जाकर ट्रेडिंग करने से, तो वो कंपनी आईपीओ या एफपीओ नहीं ला सकती। इसका देखो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि रिलायंस कंपनी का प्रमोटर है जॉनी लीवर साहब, डायरेक्टर है राजपाल यादव जी, और सेलिंग शेयर होल्डर है हमारे बाबू भैया। और रिलायंस कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, एफपीओ लेकर आना चाहती है, नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि बोला हुआ है कि अगर वो इश्यूअर खुद
या उसका कोई प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का बंदा या डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर अगर डीबार है कैपिटल मार्केट में आने से, सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट होता है कैपिटल मार्केट, समझाया था मैंने आपको, तो फिर वो आईपीओ और एफपीओ नहीं ला सकता। तो हमारे पहले एमसीक्यू का आंसर हो गया डी। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ऑप्शंस में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें से वो कौन सी कंडीशन नहीं है जो कि आईपीओ लाने के लिए कंसीडर नहीं की जाती। नॉट लिखा हुआ है बच्चों, याद रखिएगा नॉट। एग्जाम के अंदर याद लिखिएगा, इन चार में से कौन सी कंडीशन आईपीओ लाने की एलिजिबिलिटी के तौर पे कंसीडर नहीं करी जाती, एलिजिबिलिटी के तौर पे कंसीडर नहीं करी जाती। पहला कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना, जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है उसको स्टॉक एक्सचेंज से, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये तो करी जाती है, ये तो करी जाती है। दूसरा, कंपनी ने जो ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए हैं वो उसके फुली पेड अप होने चाहिए, ये भी करी जाती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में जितनी भी शेयर होल्डिंग है वो सबकी सब डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ये भी कंडीशन करी जाती है। तो अब बच गई कौन सी, कि कंपनी अगर आईपीओ का ऑफर लेकर आना चाहती है तो जरूरी है उससे पहले वो बाईबैक का ऑफर लाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। तो आंसर हो गया डी। याद रखिएगा क्वेश्चन में नॉट लिखा है बच्चों। जनरली आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो खुश हो जाते हो कि मुझे तो आंसर आता है, पूरा नहीं पढ़ते हो, नॉट लिखा है इसमें। कौन सी कंडीशन एलिजिबिलिटी के तौर पे कंसीडर नहीं की जाती, तो ये वाली कंसीडर नहीं की जाती, डी। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। मैं बता दूं बच्चों, ये एमसीक्यू आपके पहले आ भी चुके हैं और कुछ एमसीक्यूज आ चुके हैं और सजेस्टेड आंसर्स में भी दिए हुए हैं। सीए और सीएमए दोनों के पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि सीएमए का एग्जाम अब सीए वाले सिलेबस से भी आता है, आपको पता है। तो और उसके अलावा हमने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं ताकि अब पेपर कहीं से भी आएगा आप अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अगर कोई भी कंपनी अगर कोई भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहती है और सोच रही है कि प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना है, पैसा है नहीं, तो क्यों ना मैं आईपीओ लेकर आऊं, पब्लिक से पैसा कमा लूं और वो प्रोजेक्ट में लगा दूं। तो अगर ऐसा कंपनी करना चाहती है तो कितना रुपया मैक्सिमम वो आईपीओ से, पब्लिक से लेकर प्रोजेक्ट में लगा सकती है। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, दोबारा से बता रहा हूं। एक बार पहले एग्जाम्पल सुन लो, फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से तुम 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। हालांकि समझाया हुआ है पूरा क्लास में। देखो ये हैं ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल और ये हैं हमारे लेजेंड रतन टाटा जी। एक बार इन दोनों में बातचीत हो रही थी, क्या हो रही थी सुनो उस बातचीत। एक बार ओयो पहुंचे टाटा जी के पास, बोले नमस्ते टाटा। रतन टाटा जी बोले, बोलो ओयो बेटा बताओ क्या बात है, कैसे आए आज मेरे पास में। बोले टाटा अंकल मैं एक प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई पता नहीं कोई लेके आ रहा है, कोई फलाना प्रोजेक्ट, मुझे वो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे वो प्रॉफिटेबल लग रहा है, मैं सोच रहा हूं कि मेरी कंपनी के नाम पे उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में पैसा नहीं है जितना मुझे उस प्रोजेक्ट में लगाना है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट के अंदर 100 करोड़ रुपया लगाना है, मुझे उस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपया लगाने की। ओयो बोल रहा है, रितेश अग्रवाल बोल रहा है टाटा जी से कि साहब मैं सोच रहा हूँ कोई एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक्स वाई जेड कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वो बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मुझको लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपया मेरी कंपनी के नाम से मैं लगा दूं, पर मेरे पास में वो रुपया है नहीं अब मेरे पास में रुपया। तो फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि मैं अपने शेयर्स मार्केट में इशू करता हूं आईपीओ के नाम पे, पब्लिक मेरे शेयर्स को खरीदेगी तो मुझे पैसा देगी और उस पैसे को मैं प्रोजेक्ट में लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं आईपीओ ले आता हूं, वहां से पैसा कमाता हूं, प्रोजेक्ट में लगा दो, चलेगा, कर सकता हूं क्या साहब ऐसा। तो टाटा साहब बोले कि सुन बेटे, तू जितना रुपया प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है, 100 करोड़ रुपया, तू जितना रुपया प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है, आईपीओ से कमा के उस टोटल का मैक्सिमम 25% तू प्रोजेक्ट में लगा सकता
तो तू प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए लगाना चाहता है और चाहता है कि आईपीओ लाकर मार्केट में पब्लिक को शेयर्स इशू करके पैसा कमा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, कर सकता है। पर कितनी लिमिट? मैक्सिमम 25%। जितना तू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसका मैक्सिमम 25% तू आईपीओ से पैसा उठा के इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, बाकी का जो 75% बच गया जो तू प्रोजेक्ट लगाना चाहता है वो तुझे कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा, किसी दूसरी तरीके से। दूसरी तरीके का मतलब इलीगल नहीं, वेरीफाइड तरीका जो सेबी ने ऑथोराइज किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बाहर से लिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ जा, प्राइवेट प्लेसमेंट कर ले, प्रमोट किसी भी तरीके से कर। लेकिन अगर तू किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता है और उसके लिए आईपीओ ला रहा है, तो जितना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसका 25% ही तू इन्वेस्ट कर सकता है। आ रही है बात समझ में? यहां पर लिखा भी हुआ है, बाकी का तुझको 75% दूसरी तरीके से लाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। हमारा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कैन बी डन, प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जा सकता है थ्रू आईपीओ, आईपीओ लाकर पैसा कमा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कितनी लिमिट तक? हमें आंसर पता है 25%। तो यहां तक हमने अपनी 3 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बच्चों। ये बोल रहा है अगर एक बार आईपीओ का ऑफर आया तो कम से कम कितने दिन के लिए ऑफर ओपन रहना जरूरी है? कितने दिन के लिए ऑफर ओपन रहना जरूरी है? मतलब कम से मिनिमम टाइम क्या है और मैक्सिमम टाइम क्या है? बच्चों इसके लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल पढ़ाया था, धोनी और सचिन तेंदुलकर। दोबारा से सुना देता हूं, पूरा सुन लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, धोनी भैया बहुत ज्यादा खुश थे, तो खुशी खुशी में नाच रहे थे, गा रहे थे, गाना गा रहे थे। ओए आयो रे मेरी कंपनी का पब्लिक ऑफर आयो रे, मेरी कंपनी का आईपीओ आयो रे। सचिन ने पूछा कि धोनी भाई क्या हो गया, इतना खुश नजर आ रहे हो? धोनी बोला, सचिन भैया मेरी पब्लिक कंपनी, मेरी कंपनी है और वो आईपीओ लेकर आ रही है। टोटल 100 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 9 अगस्त तक ओपन रहेगा। सचिन बोले बोले अच्छा, तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुम्हारी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी कंपनी का आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हो जाएगा, 9 अगस्त तक ओपन रहेगा, इसका क्या मतलब? कि 1 अगस्त को ओपन हो जाएगा, 9 अगस्त तक ओपन रहेगा, इसका क्या मतलब? बोला इसका मतलब है कि 1 अगस्त से पब्लिक मेरे शेयर्स को परचेज करना शुरू कर सकती है, 9 अगस्त तक खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग डेज जो छुट्टी वाले दिन नहीं है उन 1 अगस्त से खरीदना स्टार्ट कर सकती है, 9 अगस्त तक खरीद सकती है। 1 अगस्त से पहले वो मेरी कंपनी के शेयर्स उस वाले आईपीओ के लिए जो मैं बोल रहा हूं नहीं खरीद सकती, और 9 अगस्त के बाद नहीं खरीद सकती, उसी टाइम पे खरीद सकती। सचिन बोला यार ये तो तूने बहुत कम दिन दे दिए पब्लिक को, ऐसा नहीं लगता? धोनी बोला ऐसा नहीं है सचिन भाई, क्योंकि सेबी ने ये रूल बनाया है कि जब भी कोई आईपीओ आ रहा है तो कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहना जरूरी है, और ये डेज ट्रेडिंग डेज है, ट्रेडिंग डेज। बीच में सैटरडे संडे या कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, ट्रेडिंग वर्किंग डेज है। कम से कम 3 दिन के लिए ओपन रहना कंपलसरी है, लेकिन मैक्सिमम 10 डेज, इससे ज्यादा नहीं। 3 दिन से कम के लिए ओपन नहीं रह सकता, 10 दिन से ज्यादा के लिए ओपन नहीं रह सकता। और इसको सब्सक्रिप्शन पीरियड के नाम से बोलते हैं। अगर सेबी की भाषा में मैं बोलूं तो इसको सब्सक्रिप्शन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये सब्सक्रिप्शन पीरियड कम से कम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। बोला ठीक है। टाइम बीता, समय निकला, समय निकला, 9 अगस्त निकल गई। तो सचिन और धोनी की फिर से एक बार मुलाकात हुई। तो अब की बार धोनी थोड़े दुखी नजर आए। तो सचिन ने पूछा कि धोनी यार तुम बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ? तुम्हारा तो पब्लिक ऑफर आने वाला था ना, 9 अगस्त भी निकल गई, क्या हुआ? बोला भाई वो ऑफर कैंसिल हो गया। बोला कैंसिल क्यों हो गया? बोला भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ ना, पब्लिक ऑफर आईपीओ के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ हमको।
बोले मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बोला भाई देखो क्या होता है, जब भी कोई आईपीओ लेकर आती है ना कंपनी, तो सपोज वो 100 करोड़ का आईपीओ ला रही है, तो ये रहता है कि कम से कम उसका 90% तो पब्लिक परचेज कर ही ले, मतलब 90 करोड़ रुपए के शेयर्स तो पब्लिक खरीद ही ले। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कि कम से कम इतना तो सब्सक्राइब कर ले, मिनिमम कम से कम सब्सक्रिप्शन खरीद ले। कम से टोटल जितना इशू आ रहा है, जैसे मेरा इशू 100 करोड़ का आया, उसका कम से कम 90% तो पब्लिक खरीद ही ले। अगर सपोज करो 9 अगस्त जिस दिन ऑफर क्लोज होता है, जैसे मेरा ऑफर 9 अगस्त को क्लोज हुआ था, जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ उस दिन ये पता लगा कि यार मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, धोनी बता रहा है कि मेरे केस में क्या हुआ था कि 80 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए थे, जबकि खरीदने 90 करोड़ के थे। पब्लिक ने शेयर्स तो खरीदे थे मेरी कंपनी के आईपीओ में, पर 90 करोड़ 90% परचेज नहीं हुआ, 80% पे ही रह गया, या 70 या 30 या 75 या 85 या 89, 90 नहीं। ऑफर क्लोज हुआ 9 अगस्त को, हमें पता चला कि यार मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। तो जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ 9 अगस्त को, उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमें जितना भी पैसा रिसीव हुआ था, जैसे 80 करोड़, वो पूरा का पूरा लोगों को वापस कर होता है, कैंसिल हो जाता है ऑफर। 15 दिन के अंदर हमें पूरा पैसा वापस करना है ऑफर क्लोज होने के, वरना 16वें दिन से इंटरेस्ट के साथ वापस करना। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा मैंने क्लास में भी समझाया था। अब देखो, ये बोल रहा है कि ऑफर ऑफ आईपीओ शुड बी ओपन, आईपीओ का ऑफर ओपन रहना चाहिए फॉर एट लीस्ट, कितने दिन के लिए बच्चों? एट लीस्ट 3 days, बट नॉट मोर देन 10 days। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट कितनी है? 90%। अभी अभी पढ़ाया। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इसीलिए ये पूरी कहानियां जो बनाकर सुनाते हैं, इसका एम ही यही है कि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप करिए। नेक्स्ट बोल रहा है, फेलिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल रिजल्ट इनटू रिफंड ऑफ रिसीव्ड अमाउंट विद इन, कितने दिन के अंदर पैसा वापस करना होता है? 15 दिन के। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने एमसीक्यूज पढ़े, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमारा 7th क्वेश्चन देखिएगा। ये बोल रहा है कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है अगर, कंपनी कैन मेक आईपीओ इफ इट्स नेट टेंजिबल असेट ऑफ एटलीस्ट ₹3 करोड़। मतलब कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो वो आईपीओ लेकर आ सकती है अगर उसके नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ रुपए के हों। कब? इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब जैसे कंपनी अगर आज लेकर आना चाहती है 2022-23 में, या 2023, जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर आपका है, उससे पिछले वाले 2 सालों के अंदर, पिछले वाले 2 सालों के अंदर, जैसे 2021-22 और 2020-21, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर ये है, तो पिछले वाले 2 सालों के अंदर कंपनी का नेट टेंजिबल असेट हर साल, मतलब इस साल भी कम से कम 3 करोड़ था, इस साल भी कम से कम 3 करोड़ था, उसका मैक्सिमम मॉनेटरी फॉर्म में मैक्सिमम 50% हो सकता है। मतलब मॉनेटरी फॉर्म में उन असेट्स को आप 1.5 करोड़ तक रख सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आईपीओ लेकर आना चाहते हो, तो कंपनी का पिछले 2 सालों में नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ ईच 2 सालों के अंदर होना चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर फॉल्स है बच्चों। क्यों? क्योंकि पिछले वाले 2 सालों का कंडक्ट नहीं करते, पिछले वाले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का कंडक्ट। समझ रहे हैं आप? अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, तो लगातार पिछले 3 साल के अंदर उसका नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए लगातार।
और उसका मॉनेटरी फॉर्म में मैक्सिमम 50% तक हो सकता है। मैंने आपको क्लास में ये पूरा एग्जांपल भी समझाया था, दोबारा से यहाँ पर लिख दिया। सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टाटा कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। क्लियर है? और उस कंपनी का हमें डेटा दिया हुआ है, मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको गिवन है पिछले 5 सालों। हमको यह बताना है क्या टाटा कंपनी आईपीओ ला सकती है। आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अगर पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उनमें से कोई से भी 3 साल का एवरेज अगर 15 करोड़ आ जाता है या उससे ज्यादा आ जाता है तो आईपीओ आ सकता है। पिछले 5 में से कोई से भी बेस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ आ जाता है तो आईपीओ आ सकता है। गिन के देखते हैं क्या ऐसा है। अगर हम देखो 2021-22 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, 2020-21 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं और 2017-18 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, तो कितना बन रहा है 45 करोड़। इसका एवरेज निकालो, डिवाइड बाई 3, 15 करोड़। मैंने बोला था पिछले 5 में से कोई से भी 3 सालों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ या उससे ज्यादा आ जाता। अगर 15 करोड़ से कम आता तो आईपीओ नहीं ला सकते थे, कंडीशन फेल हो जाती। कम से कम 15 करोड़ या उससे ज्यादा। ये मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके भी बताया हुआ है। देखो ये सॉल्व करके भी बताया कि लेकर आ सकती है टाटा कंपनी, क्योंकि उसका जो एवरेज है वो 15 करोड़ निकल के आ रहा है। एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखा भी हुआ है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? हाँ जी, यस, लेकर आ सकता है। आगे चलते नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। Which of the following condition not belong to regulation 6 सब रेगुलेशन 1? मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था बच्चों। अगर कोई भी कंपनी पब्लिक के पास में इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो बच्चों मैंने आपको बताया था कुछ मेन कंडीशंस है। अगर कोई भी कंपनी मार्केट में पब्लिक के पास में इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है तो 5 मेन कंडीशंस है जो कि रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 में लिखी है। अगर वो पांचों रेगुलेशंस कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो कंपनी मेन कंडीशन रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के थ्रू आईपीओ लेकर आ सकती है। अगर उन 5 में से कोई एक सिंगल कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो फिर उस केस में कंपनी आईपीओ तो ला सकती है, लेकिन फिर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के अंदर जो ऑल्टरनेटिव कंडीशन है उनके थ्रू ला पाएगी। दोबारा से बोलता हूं, अगर कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है मार्केट में तो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के अंदर मेन कंडीशंस दी है उनको फुलफिल करके ला सकते हो। अगर उनको फुलफिल करके नहीं ला रहे हो तो फिर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 में ऑल्टरनेटिव कंडीशन है उनको फुलफिल करके लेके तो आ सकते हो आईपीओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है, वो हमने पढ़ा हुआ है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आप रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की मेन कंडीशन पांचों की पांचों मेन कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप आईपीओ चाहो तो फिक्स्ड प्राइस मेथड से भी लेकर आ सकते हो या फिर बुक बिल्डिंग मेथड से भी लेकर आ सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ से। लेकिन अगर आप मेन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऑल्टरनेटिव कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप आईपीओ तो ला सकते हो लेकिन ओनली एंड ओनली बुक बिल्डिंग मेथड से ला सकते हो, फिक्स मेथड से नहीं ला सकते। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यू को। ये बोल रहा है बहुत सारी कंडीशन दी है, उनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 से बिलोंग नहीं करती। देखते हैं। पहला बोला है नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ की होनी चाहिए पिछले 3 सालों में, ये तो बिलोंग करती। नेट टेंजिबल असेट कम से कम 3 करोड़ की होनी चाहिए पिछले 3 सालों में, ये भी बिलोंग करती। अगर लास्ट ईयर नाम चेंज हुआ है तो टोटल जो प्रॉफिट है उसका कम से कम 50% प्रॉफिट नए नाम पे होना चाहिए, ये भी कंडीशन बिलोंग करती है। तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, तीनों की तीनों कंडीशन रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 से बिलोंग करती है, तो आंसर नन हो जाएगा कि कोई सी ऐसी नहीं है जो बिलोंग नहीं करती। नेक्स्ट,
अगर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की सभी कंडीशंस को फुलफिल किया जा रहा है तो कंपनी आईपीओ लेकर आ सकती है। कैसे? सिर्फ फिक्स प्राइस मेथड से, या सिर्फ बुक बिल्डिंग मेथड से, या दोनों से? अभी अभी बोला मेन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दोनों मेथड से, अगर ऑल्टरनेटिव कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ बुक बिल्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो कम से कम कितने लोग परचेज करें? नंबर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो 90% ऑफ द इशू साइज है। मैं बोल रहा हूं कम से कम कितने अलॉटीज होने चाहिए, कितने लोग खरीदने चाहिए आईपीओ में, कि कम से कम इतने तो खरीदेंगे, 5-10 कितने खरीदेंगे, कितना होता है वो? मैंने आपको बताया था 1000 तो कम से कम होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? यहां तक की बात हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एमसीक्यू आ जाता है बच्चों। अब इसके बाहर इस इन एमसीक्यूज के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। अब इससे बाहर आने के चांसेस ना के बराबर है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू कर लिए, सीए वाले कर लिए, सीएमए वाले कर लिए, सजेस्टेड वाले कर लिए, अपनी तरफ से एमसीक्यूज डाल दिए। अब इस चैप्टर से जो एमसीक्यू हालांकि आते नहीं है ज्यादा, लेकिन आ भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमने सब तरह से अपने लिए कर चुके हैं। ये बोल रहा है अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और उसका इशू साइज अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है और उसका इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, तो उस कंपनी का जिस बैंक में या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अकाउंट है, वो आरओसी को और स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को रिपोर्ट देती है कि जो ये इशू आया था जिसका साइज 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था, वो जो पैसा कंपनी के पास में रिसीव हुआ है कितना यूटिलाइज हो गया, कहाँ यूटिलाइज हो गया, कैसे यूटिलाइज हो गया, कब यूटिलाइज हो गया, सही से यूटिलाइज हो रहा है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। सेबी या फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां भी कंपनी का अकाउंट है, वो गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को रिपोर्ट देती। कब तक देती है? जब तक उस जितना पैसा आया था उसका 95% यूटिलाइज नहीं हो जाता, तब तक। जिस दिन 95% यूटिलाइज हो जाएगा फिर वो रिपोर्ट देना बंद कर देंगे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिपोर्ट देती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कैसे? वीकली देती है, मंथली देती है, क्वार्टरली देती है, हाफ ईयरली देती है, ईयरली देती है, कैसे? तो इसका आंसर है बच्चों क्वार्टरली। ये पढ़ा है नहीं, ये इंपॉर्टेंट एमसी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, सेम आईपीओ, सेम तरह के इक्विटी शेयर्स उस आईपीओ के अंदर, लेकिन क्यूआईबी को अलग प्राइस पे दिए जाते हैं, रिटेलर को अलग प्राइस पे दिए जाते हैं। इसकी वजह मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाई हुई थी, है ना? एग्जाम्पल के थ्रू मैंने पूरी की पूरी समझाई थी आपको। क्लियर? देखो ये लिखा है कि भाई क्यों? क्योंकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इंडिविजुअल है, हमारे जैसे नेचुरल पर्सन है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, शेयर्स तो खरीदना चाहता है, खर्चा नहीं कर सकता। क्यूआईबी तो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, वो तो महंगे पर ही खरीदना चाहते हैं। तो सेम आईपीओ के अंदर सेम इशू, सेम क्लास ऑफ शेयर्स को कंपनी क्यूआईबी को महंगे प्राइस पर देती है, रिटेलर्स को कम प्राइस पे देती है। पर मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है बीच का? मैंने बताया था 10%। देखो एक्सप्लेनेशन में समझाया भी था, एग्जाम्पल राहुल द्रविड़ और धोनी वाला दिया था, तो इसका आंसर है 10%। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों प्रमोटर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितने टाइम के लिए लॉक इन होना जरूरी है? ये मैंने आपको क्लास के अंदर नट्टू काका और बाघा वाला पूरा एग्जाम्पल दिया था। प्रमोटर्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता क्या है, कितने साल के लिए लॉक इन होता है ना? तो आपको पता है कितने टाइम के लिए लॉक इन होता है बच्चों? 1.5 साल के लिए, 18 महीने। अमेंड हो चुका है ये, पहले ये 3 साल हुआ करता था, अमेंड हो चुका है, पता है ना आपको? अपन अमेंडेड पढ़ रहे हैं, एकदम लेटेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है? ये पूरा एग्जाम्पल देखो यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है? लास्ट एमसीक्यू आता है बच्चों कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 के थ्रू लेकर आ रही है, तो उसमें अलॉटमेंट किस तरह से किया जाएगा? नॉट लेस देन 35% टू रिटेल। इसमें याद रखने वाली नॉट लेस देन और नॉट मोर देन वाली बात है। नॉट लेस देन 35 टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर,
not less than 50% to नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉट मोर देन 50% टू दी QIBs, जिसका 5% म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व रहेगा। समझा चुका हूं। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की अगर सभी कंडीशन फुल, अगर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 ऑल्टरनेटिव कंडीशन फुलफिल करके आ रहे होते तो फिर ये चेंज हो जाता, ध्यान है ना आपको, तो फिर ये चेंज हो जाता, फिर हो जाता रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 10% से ज्यादा नहीं, या नॉट मोर देन आ जाता, और नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 15% नॉट मोर देन आ जाता, और QIB के लिए 75% नॉट लेस देन आ जाता। क्लियर? तो इसका आंसर है कि ये कंडीशंस तो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 में सब कुछ सही है। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये आ जाता कि रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के अकॉर्डिंगली बताओ, तो आप लिखते नॉट लेस देन 10% टू रिटेल, नॉट लेस सॉरी नॉट मोर देन 10% to retail, not more than 15% to non-institutional, not less than 75% to QIBs, जिसका 5% म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यहां पर हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़े। देखो इस चैप्टर का पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा, एक एक चीज एग्जांपल से मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई है। हमने इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के किए हैं, टॉपिक वाइज भी करवाए हैं। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद दोबारा मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, उसमें CMA के क्वेश्चंस हमने कर लिए, CA के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब हमने इस चैप्टर का MCQ भी कर लिया। ये चैप्टर 100% तरीके से कंप्लीट है, जैसे हमने बाकी सभी चैप्टर्स को ऐसे ही पढ़ा है। पूरा स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन CA और CMA दोनों के, और MCQs। अब यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर बच्चों।